Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, today I come up with a very important questions that is important for your UGC NET एग्ज़ाम, UGC NET JRF एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट PYQ का एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके अपकमिंग नेट एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। So guys, without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं करता। क्वांटिटेटिव टर्म मतलब जो मापने योग्य चीज इसमें जिसका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इसको माप सकते हैं बिल्कुल कि आप लो क्लास में बिलोंग करते हैं, आप हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसका मेजर किया जा सकता है। दूसरा आता है आपका मैरिटल स्टेटस। यस, इसको भी मापा जा सकता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं अपनी शादीशुदा लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो मैरिटल स्टेटस को भी मापा जा सकता है, इसलिए भी आपके क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंतर्गत आता है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में तो बिल्कुल आपसे यही पूछा जाता है कि आप बता दीजिए वाटर का वेट कितना है, वाटर का मास कितना है, या फिर कोई भी एलिमेंट दी जाता है तो पूछा जाता है आपसे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए, इसका एटॉमिक मास बताइए। तो ये यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी ही बताते हैं कि वो कितनी है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि प्रोफेशनल एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये एक मैनर है जो कि कंडक्ट करता है आपको एक प्रोफेशनल सेटिंग में। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो टर्म एटीट्यूड है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है 2 चीज़ें। या एक तो कि आप कैसे दिखते हैं, हाउ यू अपीयर, आप कैसे दिखाई देते हैं, एंड सेकेंड वन हाउ यू एक्ट, आप कैसे बिहेव करते हैं कहीं पर। तो ये आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपके मैनर, ये सब आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात करें तो ये ज़्यादा फॉर्मल होता है आपका। बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेसअप करके ही वहाँ जाते हैं। ठीक है, आपका अपीयरेंस वहाँ मैटर करता है, आप फॉर्मल लैंग्वेज का ही वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। हम पर्सनली जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन वर्ड्स को हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो प्रोफेशनल एटीट्यूड वो एटीट्यूड होता है जिसमें कि जो कि डिस्क्राइब करता है कि आप कैसे दिखते हैं और आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर बोला है कि एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस को मेज़र कर रहा है, मतलब उसकी स्टडी कर रहा है। तो उसने 2 ड्रग्स लिए हैं डेंगू फीवर को क्योर करने के लिए। तो उन दोनों ड्रग्स में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है
का पता लगाने के लिए वो क्या कर रहा है, डॉक्टर स्टडी कर रहा है। तो इस स्टडी को क्या कहा जाएगा? क्या इसको डिस्क्रिप्टिव सर्वे कहा जाएगा, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाएगा, इसको केस स्टडी कहा जाएगा, या फिर इसको एथनोग्राफी कहा जाएगा? तो बिल्कुल क्लियर है, ये केस स्टडी तो नहीं है। केस स्टडी क्या होता है? कोई भी एक कोई भी एक रियल घटना होती है, वो आपकी केस स्टडी होती है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे में अगर वो इन दोनों ड्रग्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता कि ये ड्रग्स कैसे यूज़फुल हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ हुआ है, ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्या कर रहा है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस को स्टडी कर रहा है कि दोनों के बीच में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसका है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कोई भी एक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर वो जो वेरिएबल होता है उसको क्या किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर दो ड्रग्स की बात हो रही है, तो इन दोनों ड्रग्स को पहले मेज़र किया जाएगा कि कितनी क्वांटिटी दोनों में है, दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा, कितने कितने सॉल्ट्स, अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये इसका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, किसी भी कोई एनिमल्स वगैरह पर ही मोस्टली ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और फिर पता लगाया जाएगा कि कौन जल्दी इफेक्ट कर रहा है, किसका इफेक्ट जल्दी देखने को मिल रहा है और किसका थोड़ा लेट देखने को मिल रहा है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, ये याद रखिएगा, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कंप्लीटेड होती है। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंप्लीट होती है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। अब जो टर्म है फिनोमिनोलॉजी, ये आपकी किस टर्म से रिलेट करती है, ठीक है, क्या क्वालिटेटिव रिसर्च से, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से, कोरिलेशनल स्टडी से, या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्यों? क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ये एक प्रोसेस होती है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की। यहाँ पर नेचुरल इंक्वायरी की जाती है किसी भी कैंडिडेट से, और ये फोकस करता है वाई पर। सबसे ज़्यादा इसका जो फोकस होता है वो वाई पर होता है, क्यों है ऐसा, ना कि व्हाट पर, कि क्या है, ठीक है। जब वो आपसे पूछेगा ऐसा क्यों है, तो आप क्या बताओगे, उसकी क्वालिटीज़ ही बताओगे, है ना। आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि आपको आइसक्रीम पसंद है या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अब आपने बोला कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ना कि आपको आइसक्रीम क्यों पसंद है। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको आइसक्रीम क्यों पसंद है, तब आप आइसक्रीम की क्वालिटीज़ बताएंगे, है ना। तो यही फिनोमिनोलॉजी जो टर्म है, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड है। यहाँ पर क्या होता है, जब रिसर्च हो रही होती है उस टाइम पर जो भी वेरिएबल है उसकी क्वालिटी पर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, या फिर उसकी क्वालिटीज़ पर स्टडी की जाती है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज। अब यहाँ पर बोला गया है कि वो मीडिया जो कि कम्युनिकेशन में इंटरकनेक्टेड होगी एक दूसरे से, उसको क्या कहेंगे, नेटवर्क मीडिया, कनेक्टिव मीडिया, नोडल मीडिया या फिर मल्टी मीडिया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे नेटवर्क मीडिया में और कनेक्टिव मीडिया में। तो मैं आपको बता दूँ, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेटवर्क मीडिया। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क मीडिया है ये रेफ़र करता है कम्युनिकेशन चैनल से जिनका इस्तेमाल किया जाता है
जो नोड्स होते हैं कंप्यूटर पे उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए। जो नेटवर्क मीडिया है यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स में आपका कोएक्सियल केबल्स आती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आती हैं। ये सब के सब आपके वायर्ड नेटवर्क सिस्टम में यूज़ होते हैं, जहाँ पर कि वायर का यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि जो आपकी नेटवर्क मीडिया होती है या फिर वो मीडिया जो कि इंटरकनेक्टेड सीरीज़ है कम्युनिकेशन की, ये आपकी वायरलेस भी होती है। और आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरलेस जो आपकी वायरलेस नेटवर्क होता है या वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? तो वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन के लिए आप रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन में किसका यूज़ होता है? रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट The information function of mass communication is described as। जो इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्विलेंस कहा जाता है। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि आप पर एक कैमरा जो है वो नज़र रखा हुआ है और तब कैमरा ही क्या करता है? आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सर्विलेंस है एक इसेंशियल पार्ट है आपका स्कैनिंग का। ठीक है, जो आपके स्कैन करता है कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, या हम कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपके घर की सिक्योरिटी, आपके बिजनेस की सिक्योरिटी इस सर्विलेंस के थ्रू ही होती है। और ये जो सिस्टम्स होते हैं ये रेंज करते हैं आपके वायरलेस होम सिक्योरिटी कैमराज से। ठीक है, कैमराज लगे होते हैं, क्या लिखा होता है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा यू आर अंडर सर्विलेंस, तो यानी कि आप कैमरे की नज़र में हैं। आपको लग रहा है यहाँ कोई नहीं है, आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो कैमरा क्या कर रहा है? आपकी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में अगर इन एनी केसेस ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये जो कैमराज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एन एग्जाम्पल ऑफ असाइनोक्रोनस मीडियम इज। असाइनोक्रोनस मीडियम का एग्जाम्पल क्या रेडियो है, क्या टेलीविज़न है, क्या फिल्म है, क्या न्यूज़पेपर है? तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं असाइनोक्रोनस मीडियम होता क्या है बेसिकली। तो असाइनोक्रोनस मीडियम की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है जो कि आपका एक रियल टाइम में नहीं होता है। ठीक है, रियल टाइम में ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर नहीं करता है दोनों ही पार्टीज़ को जो बात कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर उन दोनों पार्टीज़ का प्रेजेंट होना सेम स्पेस पे और सेम टाइम पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपका साइनोक्रोनस मीडियम होता है कि दोनों पार्टी एक साथ एक समय पर प्रेजेंट ना हो तब भी कम्युनिकेशन हो, वो आपका साइनोक्रोनस मीडियम कहलाता है। तो यहाँ पर ही पूछा कि साइनोक्रोनस मीडियम का कौन सा एग्जाम्पल है, लेकिन हम बात करते हैं आपके साइनोक्रोनस मीडियम के एग्जाम्पल में आपका ईमेल आता है, फोरम कमेंट्स आते हैं, फोरम कमेंट्स, कॉर्पोरेट इंट्रानेट, ये सब आपके असाइनोक्रोनस मीडियम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए रेडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियो में जो भी कोई बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, आप सेम प्लेस पर भले ही प्रेजेंट ना हो लेकिन आप सेम टाइम पर प्रेजेंट है, यानी कि ये साइनोक्रोनस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। दूसरा टेलीविज़न, अब आप टेलीविज़न अगर देख रहे हैं तो आप सेम प्लेस पर भी हैं और आप सेम टाइम पर भी हैं, दोनों पार्टीज प्रेजेंट हैं एक साथ, तो ये भी नहीं होगा।
फिल्म आप कोई देख रहे हैं वहाँ भी दोनों पार्टीज प्रेजेंट हैं एक साथ, ये भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो भी घटना आप पढ़ रहे हो वो घटना आपके सामने नहीं हुई है, और आप जिस टाइम पर पढ़ रहे हो उस टाइम पर भी वो घटना नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईमेल की बात करें, आप ईमेल को सेंड करते हो, किसी को कुछ बताते हो, तो क्या होता है आपके ईमेल का रिप्लाई कुछ देर बाद आता है, कुछ टाइम बाद आता है, क्योंकि सेम टाइम जब आपने भेजा तो उस टाइम पर दूसरी पार्टी उसको नहीं पढ़ेगी, तो दोनों पार्टीज एक साथ प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा साइनोक्रोनस मीडियम का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स आर। कम्युनिकेशन में कोनोटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? तो कोनोटेटिव वर्ड्स जो होते हैं, अगर कोनोटेशंस की हम बात करें तो ये आपके रेफर करते हैं डेफिनेशन पे, जो कि आपकी इमोशन पर बेस्ड होती है, आपके बिलीव्स पर बेस्ड होती है, और आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ऐसी डेफिनेशन क्या कहलाते हैं, या कोनोटेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। कोनोटेटिव का हिंदी मीनिंग जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है, यानी कि अर्थपूर्ण, यहाँ पर इमोशन होंगे, बिलीफ होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो क्या आएगा इसमें? एक्सप्लिसिट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, सिंपल आएगा, या कल्चरल आएगा? देखिए एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो ये आपके रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, एक्सप्लिसिट भी नहीं होगा, और सिंपल बात भी यहाँ पर नहीं है, ये आपका कल्चरल होगा। जब कल्चरल की बात, संस्कृति की बात आती है, सांस्कृतिक संस्कृति की आपकी जब बात आती है, वहाँ आप इमोशंस भी दिखाते हैं, बिलीफ भी दिखाते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज। मतलब मैसेज में मैसेज होगा उसको क्या कहेंगे? तो बिल्कुल क्लियर बात है, वो क्या है? आपका सब टेक्स्ट है, क्योंकि मैसेज आपका क्या होता है? टेक्स्ट होता है, और इस टेक्स्ट में फिर से एक टेक्स्ट है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? सब टेक्स्ट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर है, और फिर एक उसके अंडर एक दूसरा इंस्पेक्टर है, तो उसको क्या कहा जाता है? सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर। जो एनालॉग मास कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर स्टैटिक स्टोरीज कैसी होती हैं? तो वो आपकी स्टैटिक होती हैं, स्थिर होती हैं, डायनामिक नहीं होती, इंटरेक्टिव नहीं होती है, एक्सप्लोरेटरी नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए, आपको रिलेशनशिप पता लगानी है दो पेयर ऑफ वर्ड्स की, एक तो ऑलवेज और दूसरा नेवर, और फिर आपको सिलेक्ट करना है आपके ऑप्शंस में से कि किनका जो है सिमिलर रिलेशनशिप है। ऑलवेज की अगर हम बात करें तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज का मतलब है हमेशा, और नेवर का मतलब है कभी नहीं। इन दोनों के बीच में पहले आप रिलेशन का पता लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें। तो हमेशा कभी नहीं मतलब कहते हैं कोई काम कोई इंसान हमेशा करता है, और कोई इंसान किसी काम को कभी भी नहीं करता है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शंस हैं आपके ऑफन एंड रेयरली। तो जो ऑफन का मीनिंग होता है वो आप क्या है? तो वो है आपका अक्सर। ठीक है, और रेयरली को क्या कहा जाता है? कभी कभार, यानी कि कोई गारंटी नहीं है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। जैसे आप लोग यूज़ भी करते हो कि ये स्पीशीज़ बहुत रेयरली फाउंड होती है, मतलब कभी कभार ही दिखाई देती है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि हाँ आपको हमेशा दिख जाएगी, हमेशा दिख जाएगी। कभी कभार ही आपको वो चीज़ दिखाई देगी। तो देखिए हमेशा से और कभी कभार का यहाँ पे रिलेशन आ रहा है कि हमेशा दिखती है, अक्सर दिखती है, और कभी कभार दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली। फ्रिक्वेंटली की अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंटली आपका क्या है? बार बार, कोई काम बार बार होना, वो फ्रिक्वेंटली है। तो हमेशा और बार बार का कोई संबंध नहीं है। हमेशा का तो है, हमेशा वो चीज़ होगी। ठीक है, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा, लेकिन
सूरज बार बार पूरब से निकलेगा तो ऐसा नहीं है, पूरा एक दिन में एक बार ही पूरब से निकल रहा है, बार बार नहीं निकल रहा है, लेकिन हमेशा पूरब से ही निकलेगा। तो ये बार बार जो ये अलग हो रहा है, ठीक है। ओकेजनली में आपका आ जाता है कि कभी कभी, है ना, जिसे आप कहते हैं कि हाँ हम ड्रिंक कर लेते हैं, ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, यानी कि कभी कभी ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ये आपका ओकेजनली आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंटली। तो कॉन्स्टेंटली जो होता है वो होता है लगातार, कोई काम आप लगातार कर रहे हो। फ्रिक्वेंटली अभी हमने देखा ही कि कभी कभी बार बार हो रहा है। फिर आपका इंटरमिटेंटली आता है, ये होता है रुक रुक कर। तो यहाँ पर जब हमारी बात आई थी हमेशा की और ये रुक रुक कर है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। कैजुअली का मतलब होता है संयोग से कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज मतलब संयोग से होता है कोई भी काम, तो ये संयोग से ये भी कट जाएगा। कॉन्स्टेंटली बाद में लगातार आ रहा है और यहाँ पर हम हमेशा की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। फ्रिक्वेंटली में बार बार आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अक्सर, हमेशा में अक्सर आ सकता है कि अक्सर ये काम होता है, हमेशा ये काम होता है, कभी कभार और कभी नहीं में थोड़ा थोड़ा रिलेशन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस को सबसे पहले क्या करना है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो जब आपने सीक्वेंस ऑब्जर्व किया तो देखिए 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16 चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए 52, 51। अब आप देखिए 52, 51 में क्या हुआ है, आपका -1 हुआ है। फिर आप देखेंगे 48, अब जब 48 आ रहा है तो आपका 51 और 48 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, 51 में से कितना माइनस किया गया, जो 48 आया, तो 51 में से आपका 3 माइनस किया गया। फिर 48 के बाद आपका नंबर है 43, यहाँ पर आपका क्या माइनस किया गया, यहाँ पर आपका 5 माइनस किया गया। तो आप देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 1 3 5, यानी कि आपकी ऑड सीरीज आ रही है। तो यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट नंबर में कितना माइनस होना चाहिए, 7 माइनस होना चाहिए। तो जब आप 43 में से 7 माइनस करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आ कितना रहा है, 34। इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो आपका यहीं पर गड़बड़ हो रहा है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई फैक्ट नहीं होता यहाँ पर, कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 नंबर जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है सीक्वेंस में। नाउ देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ सर्टेन कोड, एक कोड है आपका PAN। इस कोड को 31 लिखा जाता है। दूसरा कोड है आपका PAR, इस कोड को आप 35 लिखते हो। फिर सेम अब आप बताइए कि आप PAT के लिए कौन सा कोड यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये PA है ये तीनों में कॉमन है। इट मीन्स यहाँ से ही पता लगा लीजिए कि 3 जो आपका यहाँ पर भी 3 सबसे पहले आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो कट जाएगा। इन 3 में से अब आपको देखना है। अब देखेंगे जब हमने पेन लिखा और जब हमने PAR लिखा, तो पेन के लिए 31 था कोड और PAR के लिए 35 था। PA सेम है, 3 सेम है। अभी हम यहाँ 1 और 5 के बीच डिफरेंस देखते हैं, यानी N और R के बीच में देखेंगे। तो अब आप लिखना शुरू कीजिए। N के आगे काउंट करेंगे O, P, Q और R, जब तक R तक ना पहुँच जाए, यानी कि कितने नंबर हुए, 4। इट मीन्स यहाँ पर 1 के साथ 4 ऐड किया गया, तब आपका 5 आया, 35। अब आप क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है पैट के लिए PAT, तो यहाँ पर 3 तो आएगा ही, लेकिन अब हमें रिलेशन देखना है R और T के बीच का। तो यहाँ पर अब आप लिखना शुरू करेंगे S and T, यानी कि आपको 3 में कितना ऐड करना है, 5 में कितना ऐड करना है। PAR जो था वो 35 था, तो 35 में अब आप कितना 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37
7. So option number B is the right answer for this question. I hope आपको आंसर क्लियर हुआ होगा. If you have any problem you can ask in the comment section. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. So that's it from my side. I'll be coming back with some new important topics, questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.